वेलकम एवरीबॉडी इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे क्लाउड में दिखा रखा है N2O5 gives N2O4 plus half of O2. N2O4 may break in NO2. So this reaction may be written as this: N2O5 liquid gives N2O4 liquid plus half of O2। तो इस रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे बताएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इसमें ऑक्सीजन बनेगी उसके वॉल्यूम को हम नोट करते जाएंगे टाइम के साथ। टाइमर होता है, टाइमर लगा देंगे हम और अलग अलग टाइम इंटरवल पर कि 0 टाइम पे 10 मिनट्स में, 20 मिनट्स में या सेकंड्स में, जो भी है, अलग अलग टाइम इंटरवल पे हम जो है वॉल्यूम मेज़र करेंगे ऑक्सीजन का। तो उससे हमें जो है पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना मिला और वहाँ उस डाटा से हम फिर कैलकुलेशन करेंगे और शो करेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर की है। जैसे व्हेन टाइम इज़ 0, रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बना ही नहीं तो 0 0, तो प्रोडक्ट नहीं बना यानी कि ऑक्सीजन नहीं बनी तो ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम 0। फिर हम करते हैं कि व्हेन टाइम इज़ t, तो जो N2O5 है वो कितना हो जाएगा A-X, और प्रोडक्ट में X बन गया N2O4 और ऑक्सीजन बनेगी हाफ ऑफ X। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम बना ऑक्सीजन का वो हमने मेज़र किया, तो वो मान लो है VT। और जब हम इनफाइनाइट टाइम करते हैं यानी कि रिएक्टेंट को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, हीट कर देंगे इसको कि N2O5 पूरा ब्रेक हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, तो ये, हाँ जी बेटा, टाइम इनफाइनाइट का मतलब है कि जब रिएक्टेंट ख़त्म हो जाए तो हीट करने से वो N2O5 में डिसोसिएट हो जाएगा। तो वहाँ पर जो वॉल्यूम हमने रिकॉर्ड किया ऑक्सीजन का वो मान लो क्या है V इनफाइनाइट। एनी डाउट? तो वॉल्यूम जो कलेक्ट हुआ ऑक्सीजन का एट टाइम t उसको हमने VT मान लिया, और जो वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ इनफाइनाइट टाइम पे उसको हमने V इनफाइनाइट। अब वॉल्यूम एट एनी टाइम t VT वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस टाइम पे कितना प्रोडक्ट डिसोसिएट हुआ है। तो X डिसोसिएट हुआ है, अगर मान लो X 10 है तो ये ऑक्सीजन कम बनेगी, 20 है तो ज़्यादा बनेगी, 30 है तो ज़्यादा बनेगी। तो VT डिपेंड करेगा X पर, और V इनफाइनाइट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, A के ऊपर। कि स्टार्टिंग में हमने N2O5 लिया ही कम हो, यानी कि 10 ml लिया हो हमने तो कम बनेगी, 20 ml लिया तो ज़्यादा बनेगा, 100 ml ले रखा हो तो और ज़्यादा बनेगी ऑक्सीजन। तो V इनफाइनाइट डिपेंड करेगा A पर। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी। तो VT अगर हम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, तो हमारा आ जाएगा A-X इधर राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा V इनफाइनाइट माइनस VT। तो A की वैल्यू पुट कर दी हमने सेकंड इक्वेशन से, और A-X की वैल्यू पुट कर दी हमने इनको माइनस करके। तो A की जगह आ गया V इनफाइनाइट और A-X की जगह आ जाएगा V इनफाइनाइट। अच्छा ये इक्वेशन देखो, V इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, नहीं ये जो A-X आ जाएगा V इनफाइनाइट माइनस VT। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो इसको हम इसी इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें गैस बने, प्रोडक्ट में कोई एक गैस बने, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, जो ये रिलेशन था, इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं।
फ्रॉम द गिवन डाटा फॉर द रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन में से कोई भी रिएक्शन आ सकती है, और ये डाटा दे रखा है कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है, टाइम कितना है, तो उसके हिसाब से हम ये शो कर सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। करना क्या है, बस ये जो रिलेशन है हमारा, ये देखो सॉल्यूशन देखो इसका, जो ये फर्स्ट टू कॉलम है, ये फर्स्ट टू कॉलम तो क्वेश्चन में दे ही रखे हैं कि जब टाइम 10 है तो वॉल्यूम 40 है, 20 है तो 60 है, 30 है तो 80 है ना, ये तो दे ही रखा है। और क्या दे रखा हमें कि जब टाइम इनफाइनाइट है, जब टाइम क्या है इनफाइनाइट, तो वॉल्यूम कितना है 100, तो ये टेबल में दे रखा है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे k इजकल टू 2.303 अपॉन टी लोगरिथम v इनफाइनाइट अपॉन v इनफाइनाइट माइनस vt। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, टाइम की जगह 10, वॉल्यूम की जगह 40, v इनफाइनाइट की जगह 100, क्योंकि देखो ऊपर टेबल में देखा था कि जब वॉल्यूम इनफाइनाइट, टाइम इनफाइनाइट तो वॉल्यूम 100 है, तो v इनफाइनाइट तो हर किसी उसमें 100 ही रहेगा। तो ये वैल्यू पुट करके हम अलग अलग टाइम की, टाइम 10 है तो 40, टाइम 20 है तो 60, टाइम 30 है तो 80 सोल्व कर लेंगे। और हर बार ये K1 K2 K3 एक दूसरे के क्योंकि क्या आ जाते हैं इक्वल, तो क्योंकि K1 K2 K3 कांस्टेंट हैं, इसका मतलब हमारा जो डाटा है वो फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। इसका सेकंड मेथड भी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक जो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, KMnO4 के साथ ये रिएक्ट करके जो है रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है H2O2, KMnO4 का रिडक्शन हो जाएगा, H2O2 का ऑक्सीडेशन। तो टाइट्रेशन कर लेते हैं हम KMnO4 के साथ H2O2 की, तो उससे भी हम सेकंड मेथड हम जो है यूज़ कर सकते हैं कि जब टाइम 0 है रिएक्टेंट A है, प्रोडक्ट 0 0, जब टाइम t है तो A माइनस एक्स, तो प्रोडक्ट हो गया हमारा x, और ऑक्सीजन के सामने 1/2 तो 1/2x। जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो H2O2 बचेगा ही नहीं, तो 0, और यानी कि रिएक्शन जब 100% कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम को हम इनफाइनाइट टाइम बोल देते हैं, और वाटर बनेगा A और ऑक्सीजन बनेगी 1/2A। अब हम क्या करवाते हैं, टाइट्रेशन करवाते हैं KMnO4 के साथ। जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाली होती है, स्टार्ट होने से पहले जस्ट एकदम से H2O2 लिया हमने, है ना, पिपेट आउट करते हैं ना, पिपेट आउट कर लेते हैं 10 ml, ब्यूरेट में KMnO4 होता है, तो KMnO4 जब वो इसमें डलेगा उसका कलर जो पिंक कलर होता है वो डिकलराइज हो जाता है। तो H2O2 नीचे टाइट्रेशन फ्लास्क में 11th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या लेते हैं H2O2 के साथ KMnO4 के रिएक्शन करवा के देखते हैं, और ये देखते हैं कि कितना KMnO4 यूज होगा हमारा H2O2 के साथ उसको डिकलराइज होने में। H2O2 KMnO4 के कलर को डिकलराइज करता जाएगा, जब वो उसको डिकलराइज नहीं कर पाएगा, पिंक कलर ख़त्म नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब उनके आपस में रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो वही एंड पॉइंट होता है हमारा। तो हमारा जो वॉल्यूम KMnO4 का डिकलराइज होता चला गया वो मान लो V0 है, क्योंकि 0 टाइम है, तो वो डिपेंड करेगा कि H2O2 था कितना। तो स्टार्टिंग में H2O2 हमारा A है, तो V0 A के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ टाइम के बाद फिर हमने देखा 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, है ना, या तो अलग अलग टाइम इंटरवल पे हम टाइट्रेशन करवा के देखते हैं। तो VT लिखेंगे उसको हम, तो वो डिपेंड करेगा कि कितना H2O2 बचा हुआ है, यानी कि A माइनस एक्स पर। तो हमारी जो इक्वेशन 1 है वो क्या है, V0 डिपेंड करेगा A पर और VT डिपेंड करेगा A माइनस एक्स पर, क्योंकि H2O2 के साथ ही रिएक्शन होनी है KMnO4 की। तो जो वॉल्यूम 0 टाइम पे आया वो A के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि A है स्टार्टिंग में H2O2, और T टाइम पे क्या है A माइनस एक्स।
इनफाइनाइट टाइम का हमें कुछ नहीं लेना देना यहाँ, क्योंकि उस टाइम पे तो H2O है ही नहीं, H2O2 उस टाइम पे नहीं है, तो उसका कोई वॉल्यूम यूज़ नहीं होगा। तो हमारी इक्वेशन जो बनी 1/2 V0 प्रोपोर्शनल टू A और VT प्रोपोर्शनल टू A - X। तो ये दोनों वैल्यू हम अपने जो ये फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन है इसमें पुट कर देते हैं। 2.303/T लोगरिथम A/A-X। तो A की वैल्यू V0 और A-X की जगह VT। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। इसके ऊपर भी हम ऐसे न्यूमेरिकल कर सकते हैं कि ये डाटा दे रखा है इसके लिए, तो बताओ ये जो रिलेशन था ना ये बड़ा, इसमें हमने A की जगह पुट कर दिया V0 और A-X की जगह पुट कर दिया था हमने, वापस आ गए हम यहाँ। तो A की जगह हमने पुट कर दिया V0 और A-X की जगह क्या पुट किया हमने VT। तो हमारा ये रिलेशन आ गया। तो अब नेक्स्ट जो है ये न्यूमेरिकल करते हैं हम, ये वाला टाइम दे रखा है और K-4 का वॉल्यूम दे रखा है। तो इसको हम कैसे पुट करेंगे फॉर्मूले में अपने में, ये हमारा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है हमारा। पहली दो कॉलम जो हैं वो तो वही हैं जो दे रखा क्वेश्चन में, टाइम और वॉल्यूम ऑफ K-4 0 10 20 30 इनफाइनाइट जो भी है। तो ये वैल्यू हमने ये थर्ड कॉलम जो बना रखा है K = 2.303/T लोगरिथम V0/VT इसमें पुट करेंगे। तो इसमें जब टाइम 0 है तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, तो टाइम 10 पे ले लेते हैं हम, क्योंकि 0 टाइम पे क्या है इसका ना V0 हो गया 100। तो हर किसी क्वेश्चन में V0 100 यूज होगा। तो V0 में देखो ऊपर 100 लिख दिया मैंने, तीनों है ना ये रिलेशन, देखो ये तीनों में क्या है, ऊपर लोगरिथम के बाद 100 लोगरिथम 100 के नीचे क्या है, पहले में 70, दूसरे में 40, तीसरे में 10, सेकंड कॉलम से लिख दिया यूँ के यूँ। और टाइम की जगह क्या लिखना है, पहले कॉलम से 10 20 एंड देन 30। ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे 30 करेंगे बेटा, 30 है तो K3 निकालते टाइम 2.303 के नीचे 30 आएगा ये। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे, हालांकि ये जो न्यूमेरिकल ये तो मैंने वैसे तुक्के से बना रखा है, कांस्टेंट आएंगे या नहीं आएंगे नहीं पता मेरे को, लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उसमें ये कांस्टेंट आएगा। अभी निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो मैंने वैसे fictitious अपनी तरफ से न्यूमेरिकल बना लिया है ऐसे ही। तो जो न्यूमेरिकल आएगा पेपर में तो उसमें ये K1 K2 K3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएंगे। तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन है। तो ये पिछला कल एक्चुअली रिवाइज करवाया है मैंने। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनि का मतलब होता है एक। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वो होती हैं जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं हैं लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर, है ना। जैसे मैंने बताया था कि आप पढ़ाई करके खुश नहीं हो, लेकिन जब तुम्हें मम्मी के थप्पड़ों से डर लगता है तो तुम किताबें उठा लेते हो। कोई पड़ोसी उस टाइम पे आगे देखे वो पढ़ने लग रहा है तो बड़ा अच्छा बच्चा है भाई, पढ़ाई करने लग रहा है, क्योंकि पड़ोसी को ये थोड़ा पता है कि थप्पड़ों के डर से पढ़ने लग रहा है ये। तो ऐसे ही जो रिएक्शन है वो मान लो सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो, लेकिन कुछ कंडीशंस में वो फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करें, तो वो हमारी सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होंगी। तो इसके मैं दो एग्जांपल करवाने वाला हूँ। सबसे पहला एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो ये जो है एस्टर इथाइल एसीटेट, वो हाइड्रोलिसिस होकर एसिडिक मीडियम में एसिटिक एसिड बनाएगा और इथेनॉल बनाएगा। इथेनॉल तो बड़े काम की चीज़ है भी आजकल कोविड-19 के टाइम में, क्योंकि अल्कोहल सैनिटाइज़र के उसमें यूज़ होता है। तो रेट जो है डिपेंड करेगा सिर्फ एसीटेट की कंसंट्रेशन पे। तो इसका मतलब ऑर्डर 1 है। ये एक्सपेरिमेंटली पता लगता है, थ्योरेटिकली नहीं पता लगता। जो दूसरी रिएक्शन लिखी है मैंने बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस। तो NaOH में जो बेसिक मीडियम में जो हाइड्रोलिसिस हुआ
उसमें जो रेट है वो डिपेंड करता है एस्टर और NaOH दोनों की कंसंट्रेशन पे। तो ये सेकेंड ऑर्डर है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर बिहेव कर रही है जब हमने कुछ कंडीशन लगा दी, यानी कि बेसिक मीडियम की बजाय एसिडिक मीडियम ले लिया। ये 10th क्लास में भी थी रिएक्शन, इसका नाम क्या था, स्पोनिफिकेशन। सोप बनता है इसमें रिएक्शन से। तो खैर, तो हम जो टॉपिक करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर उसको समझते हैं। तो ये देखो, इथाइल एसीटेट का जो हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम, तो हमें कैटालिस्ट लेना पड़ता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल C2H5OH। और फिर हमने कॉलम लिखा वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड किस में यूज होगा, टाइट्रेशन करवाएंगे ना हम। हमारा मकसद क्या है कि इस रिएक्शन में हम जो एसिड बनेगा उसकी कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए, उसकी रिएक्शन को चेक करने के लिए हम NaOH डालेंगे। NaOH क्योंकि बेस है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बनाएगा। तो हम कोई इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं, इंडिकेटर डाल के, और फिर हम NaOH तब तक डालते हैं जब तक कि वो इंडिकेटर का कलर चेंज ना हो जाए। तो एसिड हमारा जो रिएक्शन में बनेगा वो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। तो जब टाइम 0 है तो रिएक्टेंट A है, प्रोडक्ट 0 है। जब टाइम T है तो A-X, प्रोडक्ट XX। जब टाइम इनफाइनाइट हो गया तो रिएक्टेंट 0 और प्रोडक्ट क्या बन गया, A और A। तो जब टाइम 0 है तो NaOH का वॉल्यूम मान लो यूज हुआ है V0, और जब टाइम T है तो वॉल्यूम कितना यूज हुआ, VT। और जब टाइम इनफाइनाइट हुआ तो वॉल्यूम कितना यूज हुआ, ये VT नहीं आएगा, यहाँ पे V इनफाइनाइट आएगा, थर्ड है ना, जो V इनफाइनाइट करना, इसको करेक्शन करना। अब जब स्टार्टिंग है, जब एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH बना ही नहीं है, तो उस टाइम पे तो NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड तो है ही नहीं, लेकिन कैटलिस्ट की फॉर्म में डाल रखा ना हमने एसिड, तो कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो V0 इक्वेशन 1 में देखो, V0 जो यानी कि वॉल्यूम NaOH का यूज होगा वो क्यों यूज होगा, क्योंकि उसने H2SO4 को न्यूट्रलाइज करना था। जो भी हमने बीकर में ले रखा है, बीकर में हमने एस्टर ले लिया, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, और अलग अलग टाइम में से उसमें से हम सैंपल निकालेंगे, है ना, 10 ml निकाल लिया, 10 ml निकाल लिया, ऐसे कर करके। तो जैसे ही हमने उस टाइम पे 10 ml निकाला स्टार्टिंग में, तो एसिटिक एसिड तो बना ही नहीं था उस टाइम पे। तो जो NaOH यूज होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करवाने में यूज होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करवाएगा तो वो NaOH का वॉल्यूम यूज होगा। तो वो क्या है, कैटालिटिकल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड। तो इक्वेशन 1 आ गई कि जो वॉल्यूम 0 टाइम पे यूज हुआ वो यूज हुआ है क्योंकि उसने सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करवाया है, जो कैटलिस्ट की फॉर्म में हमने लिया था। फिर हम कुछ टाइम के बाद उसी बीकर से 10 ml और निकाल लेते हैं, मान लो उस टाइम पे एसिटिक एसिड भी बन गया, है ना, ये एसिटिक एसिड बन गया ना X, तो X के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और साथ के साथ कैटलिस्ट भी है अभी उसमें, कैटलिस्ट तो रहेगा ही लास्ट तक, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सेकंड इक्वेशन जो आ जाएगी हमारी, तो VT प्रोपोर्शनल होगा टोटल एसिड के। टोटल एसिड कौन कौन सा है, एक तो एसिटिक एसिड जिसकी अमाउंट X है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि कैटालिटिकल अमाउंट ऑफ H2SO4। और जब टाइम इनफाइनाइट हो गया तो एसिटिक एसिड बन गया हमारा A, और कैटलिस्ट तो है ही। तो थर्ड इक्वेशन क्या आएगी हमारी, V इनफाइनाइट इज प्रोपोर्शनल टू A प्लस कैटालिटिकल अमाउंट ऑफ H2SO4। तो ये 3 इक्वेशन अगर आपको समझ में आ जाए तो दिक्कत कुछ नहीं अब, क्योंकि यहाँ से हमें अब क्या करना है, इन 3 इक्वेशन का हम यूज़ करके A निकाल लेंगे और A-X निकाल लेंगे। तो मैं A निकालना चाह रहा हूँ, तो कौन कौन सी इक्वेशन को माइनस करूँ, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं,
क्योंकि कैटालिटिकल अमाउंट से कैटालिटिकल अमाउंट वाला कट जाएगा, ए रह जाएगा। तो थर्ड में से फर्स्ट माइनस की तो क्या आ जाएगा, वी इनफाइनाइट माइनस वी नोट प्रोपोर्शनल टू ए। और अगर निकालना मेरे को ए माइनस एक्स, तो कौन सी इक्वेशन में से कौन सी माइनस करनी पड़ेगी, थर्ड में से सेकंड। तो थर्ड में से सेकंड माइनस की हमने ये, तो वी इनफाइनाइट माइनस वी टी प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स। तो ये फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देंगे हम, जो हमारी वो जो है फर्स्ट ऑर्डर वाला रिलेशन था, क्या था वो, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लोगरिथम, ऊपर a था, नीचे क्या था, a माइनस एक्स। तो a की जगह क्या लिख दिया हमने, v इन ये देखो, तो जो हमारा रिलेशन आ जाएगा a की जगह तो v इनफाइनाइट माइनस वी नोट, और a माइनस एक्स की जगह क्या आ गया, v इनफाइनाइट माइनस वी टी। तो अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल, ये वाला, सो दैट द गिवन रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये रिएक्शन दे रखी, इसका ये डाटा दे रखा है, टाइम और वॉल्यूम ऑफ एनएच यूज्ड। तो कैसे करेंगे, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में वैसे ही सेम, कि हम ये जो रिलेशन आ गया हमारा, पहले दो कॉलम तो वही क्वेश्चन में जो दे रखे हैं वो है। अब हमने वी इनफाइनाइट, वी नोट और वी टी की वैल्यू पुट करनी है। तो वी नोट और वी इनफाइनाइट, तो यहाँ टेबल से देख लेते हैं हम, वॉल्यूम एट जीरो टाइम है 10, यानी कि वी नोट है 10, और इनफाइनाइट टाइम पे वॉल्यूम कितना है 200, तो ये क्या है, वी इनफाइनाइट। तो ये दोनों वैल्यू तो हम पहले ही पुट कर लेंगे। ये जो इक्वेशन है, वी इनफाइनाइट जहाँ है वहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 200 200, और वी नोट की जगह 10। ठीक है, अब क्या क्या चेंज होना है, एक तो टाइम, एक वी टी। तो वी टी और टाइम को मैंने छोड़ दिया था पहले, बाद में मैंने रेड पेन से दिखाया इनको, बाकी सेम है। 2.303 लोगरिथम 200 माइनस 10 अपॉन 200 माइनस बाद में लिखेंगे। K2 निकालते टाइम 2.303 लोगरिथम 200 माइनस 10 अपॉन 200। K3 में 2.303 लोगरिथम 200 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 200। अब माइनस क्या किया, अब देखो K1 में जब 10 था, पहले कॉलम में 10 है ना टाइम, वॉल्यूम कितना है दूसरे कॉलम में 40, तो 2.303 के नीचे तो लिख दिया हमने 10, और लोगरिथम के बाद माइनस करके क्या लिखना है, ये 40 जो सेकंड कॉलम में था। ऐसे K2 में 20 लिखा तो वहाँ पे 60 हो गया। रेड पेन वाले को देखो, 20 कहाँ से आया, कॉलम 1 से, 60 कहाँ से आया, कॉलम 2 से। ऐसे ही K3 वाले में देखो, रेड पेन वाला 30 तो टाइम है फर्स्ट कॉलम से, 80 सेकंड कॉलम में है VT। तो ये सोल्व करेंगे और हम कहेंगे कि क्योंकि K1 K2 K2 और K3 क्या आ जाएंगे हमारे कांस्टेंट, तो ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन को सेटिस्फाई करता, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर, तो जो ग्लूकोज है, शुगर का इन्वर्जन, यानी कि पहले डेस्ट्रो रोटेटरी है, लाइट को राइट में रोटेट करने वाला है, अब लाइट को वो लेफ्ट में रोटेट कर दे तो उल्टा हो गया ना। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है राइट, लाइट को राइट में रोटेट करे, और लीवो रोटेटरी का मतलब होता है जो लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर दे। तो ग्लूकोज जो ये शुगर जो है, यानी कि सुक्रोज, वो एंजाइम है इन्वर्टेज की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रक्टोज लीवो को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और डेक्स्ट्रो को प्लस से।
तो देखो जब टाइम मतलब जब अकेला ग्लूकोज है हमारा, शुगर है, तो वो पॉजिटिव है क्योंकि प्रोडक्ट बना ही नहीं उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे ही प्रोडक्ट बनता जाएगा तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को दोनों के मिला के जो रोटेशन है वो ना लेफ़्ट की तरफ जाती है, यानी कि लीवो हो जाएगा वो। जो हमारा ग्लूकोज जो हमारा शुगर है यानी कि जो सुक्रोज है, उसकी जो रोटेशन है वो राइट की तरफ है, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के दोनों के कम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा लेफ़्ट की तरफ रोटेट करने वाला। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। वही जब टाइम 0 है तो ए है, प्रोडक्ट 0 0। जब टाइम t है तो a माइनस x, और जब टाइम इनफाइनाइट है तो रिएक्टेंट हमारा 0 हो गया और प्रोडक्ट हमारा a और a बन गया। अब हम ये मान लेते हैं जब टाइम 0 है तो रोटेशन है r0। जब टाइम t है तो रोटेशन क्या होगी rt। अब जब रोटेशन इनफाइनाइट है तो क्या होगी, जब टाइम इनफाइनाइट है तो रोटेशन क्या होगी r इनफाइनाइट। ये देखो सर्कल बना के भी बना रखा मैंने, सबसे ऊपर 0 लिखा हुआ, सबसे नीचे 180। राइट की तरफ +90 है और लेफ़्ट की तरफ -90। तो रोटेशन पहले क्या थी r0 r0। जैसे जैसे हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये r0 है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, जैसे rt वहाँ पे पहुँच गया। और जब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा केवल प्रोडक्ट ही बनेगा, और प्रोडक्ट क्या है, रिजल्टेंट है लेफ़्ट लीवो रोटेटरी वाला। तो ये देखो 0 से नीचे चला जाएगा, यानी कि नेगेटिव में चली जाएगी रोटेशन। अब r0 से rt, हाँ बता दिया करो भाई, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। ये दो फ़ोन है मेरे पास। ये देखो भाई, पहले बोल दिया अगर मैंने पहले ही बताया। तो r जो है ये देखो दोबारा, रोटेशन एट टाइम 0 है तो रोटेशन कितनी है r0। जब रोटेशन rt है यानी टाइम कितना हो गया t। जब टाइम इनफाइनाइट हो गया तो रोटेशन कितनी होगी r इनफाइनाइट। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल में सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ मैंने 0। राइट की तरफ जाओगे तो +90 और फिर 180। अब लेफ़्ट की तरफ आओ, 0 है ना ऊपर सबसे, लेफ़्ट की तरफ -90 और फिर 180 माइनस का को उधर से आओगे तो जब टाइम 0 है तो रोटेशन r0 है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये रोटेशन थोड़ी कम होती जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि फ्रक्टोज बनेगा जो लीवो रोटेटरी होता है, तो वो रोटेशन को कम करता जाएगा। और जब बिल्कुल कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी तो रोटेशन नेगेटिव चली जाएगी, जैसे कि r इनफाइनाइट नेगेटिव होगी ना, r इनफाइनाइट। तो अब मैं ये कहना चाह रहा था कि r0 से rt जो जाएगा, यानी कि जो डिक्रीज आएगा वो किसकी वजह से डिक्रीज आएगा, ऊपर देख के बताओ। ये जो x है ना, x कौन है, फ्रक्टोज। जितना ज़्यादा फ्रक्टोज बढ़ेगा ना उसके ऊपर डिपेंड करेगी ये। तो इक्वेशन 1 में देखो क्या है कि जो r0 से rt गया है वो डिपेंड कर रहा है किया है किसके ऊपर, जो फ्रक्टोज बनेगा। तो r0 से rt जो डिफरेंस आएगा, कम डिफरेंस भी हो सकता था, ये ज़्यादा का भी हो सकता है और भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन x। और सेकंड इक्वेशन क्या है कि r0 से r इनफाइनाइट जो पहुंचेगा वो डिपेंड करेगा a पर, क्योंकि r इनफाइनाइट कब आएगा, जब टाइम इनफाइनाइट होगा। तो ये जो डिक्रीज आएगा यहाँ से वहाँ तक का वो डिपेंड करेगा a पर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये हमारी आ गई। अब मेरे को क्या चाहिए, a माइनस एक्स भी तो चाहिए ना। तो a माइनस एक्स को लेने के लिए हमने क्या किया, 2 में से फर्स्ट माइनस कर दिया। तो देखो ध्यान से कैसे माइनस किया, r0 माइनस r इनफाइनाइट माइनस r0 माइनस rt।
ब्रैकेट को खोलेंगे तो आर नोट इनफाइनाइट नेगेटिव हो जाएगा, आर नोट तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, और आर टी ब्रैकेट को खोलेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर टी माइनस आर इनफाइनाइट प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स। तो ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें, ए की जगह क्या पुट कर दें हम, आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट, और ए माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर दिया हमने, आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। ये देखो ऊपर थर्ड इक्वेशन क्या है, ए माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल है, आर टी माइनस आर नोट आर इनफाइनाइट, तो इसलिए हमने ए माइनस एक्स नीचे था ना, तो आर टी माइनस आर इनफाइनाइट रख दिया। और ए इक्वेशन सेकंड में देख लो, सेकंड इक्वेशन में ए की जगह क्या लिख देंगे, आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट, तो आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट ऊपर, तो ये जो सर्कल कर रखा मैंने, सर्कल तो नहीं कह सकते भाई, इसको क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल है ये तो, एनी हाउ, तो ये रिजल्ट आ गया। अब न्यूमेरिकल देखो कैसे आएगा, फ्रॉम द गिवन डाटा शो दैट द रिएक्शन दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो ये टेबल दे रखी है, फ्रॉम द गिवन डाटा शो दैट द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो ये टेबल दे रखी है टाइम की और रोटेशन की। तो इसको वही दो कॉलम बनाएंगे हम, जो क्वेश्चन वाले है, ये दो कॉलम ऐसे ही, टाइम पहले रोटेशन बाद में। और फॉर्मूला क्या है हमारा, ये देखो फॉर्मूला देखो, इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ से दो चीज़ें टेबल में से देख लो, एक तो आर इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट टाइम पे रोटेशन है -90, तो जहाँ जहाँ आर इनफाइनाइट है वहाँ पे तो -90 पुट कर देंगे हम, और जहाँ जहाँ आर नोट है वहाँ क्या पुट कर देंगे हम, 110 प्लस। तो ये दो चीज़ें सभी में मैंने पुट कर दी, तो ये देखो K1 क्या आ गया, 2.303 लोगरिथम 110 माइनस ऑफ 90, नीचे फिर फॉर्मूला यहाँ पे देखो, अब K1 क्या है 2.303, टी को रेड पेन वाले को मैं अभी नहीं बता रहा, लोगरिथम 110 माइनस 90 अपॉन आर टी की वैल्यू मैं अभी नहीं लिख रहा रेड पेन वाली, माइनस ऑफ -90। तो ये जो चीज़ें हैं जो रेड पेन वाली हैं उनको छोड़ दूँ मैं अगर, तो बाकी तो तीनों K1 K2 K3 में सेम है ना सभी में, तो यूँ की यूँ वैल्यू पुट कर दी हमने। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशन बना के, तीनों इक्वेशन बनाने में क्या पुट किया मैंने, केवल आर नोट और आर इनफाइनाइट यूँ के यूँ पुट कर दिए जो हैं। अब जब टाइम रेड पेन वाले देखो, अब जब टाइम क्या है 10, ओ मिसप्रिंट है यहाँ तो भाई, जब टाइम क्या था 10, यानी कि जो K1 में 80 लिखा हुआ ना, यहाँ पे 80 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 10, तो जब यहाँ पे 10 होगा तो आर टी क्या होगा 80, जब टाइम क्या हुआ वहाँ पे 20 सेकेंड K2 में, जब टाइम क्या हुआ 20 -10 गलत लिखा गया, तो जब टाइम 20 होगा तो K2 के नीचे, K2 में 2.303 के नीचे क्या आएगा 20, और उधर रोटेशन एट टाइम t क्या आ जाएगा -10। ऐसे थर्ड इक्वेशन में भी मिसप्रिंट है, प्रिंटिंग मिस्टेक कह लो, तो K3 अब क्या है 2.303 अपॉन टाइम आएगा, टाइम कितना है पहले कॉलम में 30, और रोटेशन कितनी है -60, इनफाइनाइट टाइम पे तो 90 था ही। ये समझ में आया भी, ये वैल्यू क्या किया हमने 2.303 अपॉन टी टाइम है, यहाँ पर टाइम किससे आएगा पहले कॉलम में, और लोगरिथम के बाद आर नोट और आर इनफाइनाइट तो हमारे फिक्स हैं। आर नोट है हमारा, देखो ऊपर वाले टेबल में क्वेश्चन वाले में, जब टाइम 0 है तो रोटेशन क्या है 110, तो ये तो हो गया आर नोट, और जब टाइम इनफाइनाइट है तो रोटेशन कितनी है, तब रोटेशन है -90, तो ये वैल्यूज़ तो हमें यूँ के यूँ पुट कर देनी हैं। अब K1 में जो लिखेंगे हम, जब टाइम 10 है तो 2.303 के नीचे आएगा 10, और बाकी वो 80 ठीक है वहाँ पर,
जब टाइम 20 हो गया K2 में, तो पहले कॉलम में 20 हो गया ना टाइम, तो K2 में क्या आ गया 2.303 अपॉन प्लस 20 आएगा, क्योंकि कॉलम 1 से लिखना हमने 20। लॉगरिथम 110 माइनस ऑफ -90, वो तो सेम है ही, तो सेकंड कॉलम से -10 आ गया। K3 में 2.303 के नीचे क्या आएगा 30, -60 नहीं आएगा, क्या आएगा 30। लॉगरिथम ऑफ बाकी सेम है, -60 पुट कर देंगे। तो इस तरह से क्या लिखेंगे हम, वही एज K1 K2 K3 आर कॉन्स्टेंट, तो हमारा जो डाटा है वो सेटिस्फाई करता है फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन को, देयरफॉर इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।